जैसा कि पहले आपसे कहा गया है कि हिंदी भाषा और साहित्य में बहुत अंतर है। भाषा एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप होती है और साहित्य उसका एक भाग मात्र होता है। यानी भाषा के बहुत सारे प्रयोजनों में से एक प्रयोजन है साहित्य। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि भाषा होती क्या है। हमारे पाठ्यक्रम में प्रयोजनमूलक भाषा के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसमें भाषा का स्वरूप और महत्व, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा भाग है भाषा की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन, विशेषताएं और प्रकार्य। और तीसरा है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। इसमें से आज हम कुछ बातें आपके सम्मुख रखेंगे। सबसे पहले मैं भाषा की कुछ परिभाषाएं आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। बीच में कुछ जैसे छात्र शामिल होते रहेंगे, उन्हें हम शामिल कराते जाएंगे। भाषा की परिभाषा, ध्यान रहे, दुनिया में किसी भी एक सुनाई दे रहा है ना? राहत, सुनाई दे रहा है तो कहिए। सुनाई दे रहा है ना? ठीक। हाँ, तो देखिए, दुनिया में शब्द शांत हैं। शांत का मतलब होता है कि शब्द गिने जा सकते हैं, शब्द अनंत नहीं होते। यानी कितनी भी प्रकार की वस्तुएं बने, मतलब समझिए 1 करोड़ वस्तुएं हुई, 2 करोड़ हुई, 26 करोड़ हुई, 1 अरब हुई, लेकिन शब्दों की संख्या कम होती है। मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूँ। समझिए भारतवर्ष में इस समय 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, तो सभी के नाम अलग अलग नहीं होंगे। समझे, हिंदुओं में उदाहरणार्थ राम नाम लोकप्रिय है, तो राम नाम के आपको करोड़ों लोग मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? वैसे ही अवधारणाएं अनंत होती हैं, लेकिन शब्द शांत होते हैं। और भाषा, यह शब्द भी शांत है। शांत मतलब अंत सहित एक शब्द शांत है, लेकिन इस शब्द के अंतर्गत आपको अनंत अवधारणाएं एकत्र करनी होती हैं, और इन अनंत अवधारणाओं को एकत्रित करने के उपरांत किसी एक शब्द के द्वारा एक अवधारणा प्रतीक रूप में प्रवृत्त होती है। मतलब ध्यान रहे, भाषा इस शब्द से जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं वह बहुत छोटा है। यानी भाषा शब्द के अंतर्गत आप जितना भी बड़ा बृहत्तर परिप्रेक्ष्य लाएं, फिर भी कभी भी आपको इन भा और शा, इन 2 अक्षरों से बने इस भाषा शब्द के अंतर्गत क्या नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसको लेकर के हम कुछ कह नहीं सकते। बार बार कुछ छात्र मीटिंग छोड़ रहे हैं, कृपया मीटिंग मत छोड़ें। जो आए हैं, वो जो नए नए आ रहे हैं उनको हम शामिल कराएंगे, लेकिन जो शामिल हुए हैं वो बाहर न जाएं। बीच में के फोन के आइकॉन को टच न करें, ठीक है? तो देखिए, कोई भी अवधारणा जब हमारे सामने आती है तो उस अवधारणा की व्याख्या या परिभाषा करना बहुत आवश्यक होता है, जिसको अंग्रेजी में हम डेफिनेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, आप विज्ञान शाखा के छात्र हैं, तो विज्ञान की व्याख्या क्या करेंगे? विज्ञान की व्याख्या ये करेंगे, एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग फ्लो ऑफ नॉलेज इज अ साइंस। उसी प्रकार क्या हम भाषा की कोई व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, भाषा अनंत काल से हमारे साथ है। यूं कहें कि मनुष्य की उत्पत्ति
और भाषा साथ साथ आए, क्योंकि मनुष्य ही वह प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। तो इसमें अनंत काल से, बहुत पूर्व से, अत्यंत प्राचीन काल से भाषा की परिभाषा करने का प्रयास हुआ है। संस्कृत साहित्यकारों ने, संस्कृत व्याकरणकारों ने इसे बहुत महत्वपूर्ण मान करके भाषा, इस धातु को आंग प्रत्यय लगा करके भाषा शब्द बनता है ये सिद्ध तो किया, उसकी परिभाषाएं भी दी। लेकिन आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक ग्रीक दार्शनिक आते हैं, अफलातुन, जिनको प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो का अपभ्रंश है अफलातुन। प्लेटो ये कहते हैं कि विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक भाषा है, पर जब वह ध्वन्यात्मक रूप लेकर मानव के ओठों पर प्रकट हो जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। मतलब देखिए, विचार क्या होते हैं? आत्मा की एक मौन बातचीत है, अध्वन्यात्मक। मतलब विचारों में ध्वनि नहीं होते, लेकिन यही विचार जब ध्वनि रूप प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य के होठ पर आ जाते हैं, तो उसे भाषा कहलाते हैं। मतलब भाषा यह ध्वनि का अदृश्य रूप है, विचारों का अदृश्य रूप है, और विचारों का दृश्य रूप भाषा है। हेनरी स्वीट नाम के भाषा वैज्ञानिक ये कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। बार बार मीटिंग क्यों छोड़ी जा रही है? ध्यान रहे, ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों की। जितने छात्र शामिल हुए थे उनकी रिपोर्ट जाएगी, जो शामिल नहीं हुए या बीच में छोड़ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। हेनरी स्विट कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। मतलब विचारों को बाह्य प्रकटीकरण करना जो शब्दों के माध्यम से होता है वो भाषा कहलाती है। गुणे नाम के विद्वान लिखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। मतलब बार बार ये शब्द आ रहा है, देखिए, ध्वनि ध्वनि ध्वनि। ये ध्वनि जो हमारी वाक व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, उस ध्वनि के माध्यम से ही हम भाषा बोल सकते हैं। तो विचार यह रूप है, अरूप है, और ध्वनि यह रूप है। ब्लॉक और ट्रेगर ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है। यादृच्छिक मतलब जैसी इच्छा चाहे वैसे हम भाषा को मोड़ सकते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है। ध्यान रहे, भाषा यह व्यक्तिगत बात नहीं है, अपितु सामाजिक है, सामुदायिक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो बंगाली और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, वे भाषा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मस्तिष्क को आदान प्रदान करने वाली व्यक्त ध्वनि संकेतों के द्वारा जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और अपनी मति मतलब बुद्धि का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। आचार्य मंगलदेव शास्त्री भाषा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं,
भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। फिर से कहता हूं, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ध्वनि भाषा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। फिर से कहता हूं, जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी भाषा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। आचार्य देवी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की है। भोलानाथ तिवारी जी भाषा विज्ञान के बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ध्यान रहे, भाषा की बहुत सी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, लेकिन परिभाषाएं किसी भी अवधारणा की करते समय 3 प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, 3 प्रकार के दोष आ जाते हैं। समझिए, भाषा की ऐसी कोई परिभाषा जिसमें अनेक शब्द बहुत से वाक्य प्रयुक्त हुए हों तो उसमें अव्याप्ति दोष आ जाता है, या कम शब्दों में भाषा की परिभाषा कोई करता है तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। ये इन दो दोषों से बचते हुए कोई भी परफेक्ट परिभाषा, कोई भी समर्पक परिभाषा भाषा की दी नहीं जा सकती। फिर भी मैं ये प्रयास करता हूं, वो ध्यान से सुनिए। मैं स्वयं एक परिभाषा दे रहा हूं। भाषा कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने भाव, विचार
प्रकट कर सकता है। ध्यान रहे, यहाँ कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की बात की है, मतलब जो कान से ग्रहण किए जाएं, ऐसे वाणी के प्रतीक जो कान से ग्रहण किए जाएं, इस प्रणाली को भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिभाषाएं दी जा सकती हैं। ध्यान रहे, भाषा अगर न होती तो मानव न होता, भाषा अगर न होती तो वेद न होते, भाषा अगर न होती तो कुरान न होता, भाषा अगर न होती तो बाइबल न होती, भाषा अगर न होती तो गीता न होती, भाषा अगर नहीं होती तो रामायण नहीं होती, भाषा अगर न होती तो महाभारत नहीं होती, गीता नहीं होती, भाषा अगर न होती तो धम्मपद न होता, भाषा अगर न होती तो न हम होते न आप होते। इसलिए संस्कृत आचार्यों ने भाषा को मानव जीवन की ज्योति कहा है। यानी वे प्रकट करते हैं, अगर शब्द न होते, अगर भाषा न होती तो मनुष्य का जीवन ऐसा अंगारा बन जाता जिसमें ऊष्मा न हो। अर्थात अंगारे में ऊष्मा होना, गर्मी होना, यह स्वाभाविक है, अगर नहीं होता तो असंभव बन जाएगा। और भी अधिक बातें हम कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ाया उसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसकी पीपीटी हम बाद में आपको देंगे। सारी भाषा की सारी परिभाषाएं आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। किसी कुछ पूछना नहीं है तो आगे हम भाषा के लक्षणों पर जाते हैं, जिसको हम विशेषता कहते हैं। यानी विशेषता हो, लक्षण हो, भेदक लक्षण हो, जिसको अंग्रेजी में डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है, वो सारे सारे लक्षण आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। ध्यान रहे, भाषा के लगभग 10 लक्षण हैं। भाषा के लगभग 10 भेदक लक्षण हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं। पहला है, भाषा एक प्रणाली या पद्धति है। भाषा एक प्रणाली या पद्धति है। दूसरा, भाषा मानव के लिए ही उपलब्ध है या भाषा केवल मानव तक सीमित है, यानी केवल मानव ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। तीसरी चीज, भाषा सांकेतात्मक होती है, संकेत होते हैं उसमें, भाषाई संकेत, ध्वनि प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं। भाषा मुंह से या मुख से उच्चरित ध्वनि समूह है। ध्वनि मतलब ये भाषा की सबसे न्यूनतम, मिनिमम इकाई है, मिनिमम यूनिट है, ये लघुत्तम इकाई है। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, जिसे पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, ऐसे ध्वनि संकेत हैं। भाषा एक व्यवस्थित रूप होती है। भाषा का अपना एक सुव्यवस्थित रूप होता है। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक मतलब कहने वाला या बोलने वाले या लिखने वाले के इच्छा के अनुसार, यादृच्छिक, जैसी इच्छा हो वैसा, उसका संकेत है। भाषा सार्थक होती है। बिना अर्थ के भाषा का कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसी कुछ ध्वनियां जिनका कोई अर्थ न हो भाषा नहीं आएंगी, जैसे ठक ठक, टक टक, फट फट, इन चीजों से कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इन ध्वनियों को अर्थ नहीं है, अर्थात भाषा वही ध्वनियां बन सकती हैं जो सार्थक होती हैं। और भाषा परंपरागत होती है। भाषा की अपनी एक लंबी परंपरा होती है और इस परंपरा के माध्यम से ही भाषा गुरु शिष्य परंपरा से या माता पुत्र परंपरा से नई पीढ़ी तक पहुंची जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भाषा समाज सापेक्ष होती है। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज के सुख दुखों को हम प्रकट करते हैं या अपने सुख दुख अपने समाज के साथ साझा करते हैं,
उस समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी भाषा में होती है। या यूं कहें कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, इस पर कोई एक व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जता सकता। तो ये 10 भाषा के भेदक लक्षण हैं। इसके उपरांत भाषा की विशेषताओं की ओर जाएंगे। भाषा की लगभग 25 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित मतलब जिसको कमाया जा सके। कल भी मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसको 5-6 भाषाएं आती हैं, उसके बेटे को उतनी सारी भाषाएं आएंगी ऐसा नहीं है। उस बेटे को अपने पिता की तरह मेहनत करके उन भाषाओं को सीखना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है अर्जन, कमाना। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, ध्यान रहे। मनुष्य जैसे एक सामाजिक प्राणी है, उसी प्रकार से उसकी भाषा भी एक सामाजिक संपत्ति है, वस्तु है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तीसरी विशेषता, पिता से भाषा नहीं मिलती। पिता जो कमाता है वो इज्जत हमें मिल सकती है, पिता जो कमाता है वो पैसे हमें मिल सकते हैं, पिता जो कमाता है वो भूमि हमें मिल सकती है, लेकिन भाषा हमें स्वयं को ही सीखनी पड़ती है। चौथी विशेषता है, भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। समझिए कोई एक समाज हो, एक विशिष्ट समाज हो, उस विशिष्ट समाज की एक विशिष्ट भाषा जो उन सभी को एक सूत्र में बांधती है। जैसे कुछ आदिवासी समुदाय हैं, उनकी अपनी जो ध्वनि व्यवस्था युक्त भाषा है, उससे वो समाज बनता है। अगर वो बंधन न होता इस समाज का तो वो समाज बिखर जाता। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा कोई अचानक उत्पन्न नहीं होती। भाषा में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते, अपितु भाषा एक विशिष्ट प्रकार से देखा जाए तो एक परंपरा से आती है। वो परंपरा से अर्जित संपत्ति होती है। भाषा मानव की अक्षय निधि है, ध्यान रहे। अक्षय जिसमें अर्थात उसमें कोई क्षय नहीं होता। भाषा कभी कम नहीं होती, छोटी नहीं होती, टूटती नहीं, समाप्त नहीं होती। भाषा जीवित होती है। आज जिन भाषाओं को मृत कहा जा रहा है वो भी हम पर संस्कार करने में सक्षम है, जैसे संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, ग्रीक, लैटिन। ये भाषाएं भले ही मृत दिखती हों, जिनका प्रयोग दैनंदिन व्यवहार में न किया जाता हो, फिर भी उसके एक शब्द के साथ बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अक्षय निधि है, मतलब भाषा कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब समझिए हिंदी जैसी भाषा है, और हिंदी जैसी भाषा अगर यह खड़ी बोली के रूप में ही सीमित होती तो कभी समाप्त हो सकती थी, लेकिन आए दिन यह अनेक भाषाओं से शब्द लेती है। खड़ी बोली हो, कन्नौजी हो, छत्तीसगढ़ी हो, ब्रजभाषा हो, या हिंदी के अन्य जितने भी प्रकार हैं, राजस्थानी हो, बुंदेली हो, तो ये सारे के सारे प्रकार आत्मसात तो होते ही हैं, साथ ही साथ हम अंग्रेजी से शब्द ग्रहण करते हैं, मराठी से शब्द ग्रहण करते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तुलु इत्यादि दाक्षिणात्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हैं, और ये बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली हिंदी भाषा एक अक्षय निधि है। निधि मतलब संपत्ति, कोश है। भाषा संसार की सर्वोत्तम ज्योति है, ध्यान रखिए। मानव को भाषा से अलग कुछ नहीं दिया जा सकता। यानी किसी भी विषय का अधिव्याख्याता प्राध्यापक हो, वह बिना भाषा के आपको कुछ सिखा नहीं सकता। आप भी बिना भाषा के किसी पर कुछ प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए भाषा संसार की सर्वोत्तम ज्योति है। आचार्य भर्तृहरि, विक्रमादित्य के बड़े भाई, इन्होंने ये कहा था कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है। मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसको प्रकाशमान करने का कार्य अगर कोई करती है तो भाषा होती है। बिना भाषा के अंधेरा हो जाता, प्रगति न होती। भाषा अनुकरण से प्राप्त होती है, ध्यान रहे। आप बचपन से सबसे पहले हमारी गुरु या शिक्षक माँ होती है, वो कहती है
उसका अनुकरण हम करते हैं, जैसे माँ, माँ, बा, बा। एक ही अक्षर को 2-2, 3-3, 4-4 बार पुनरावृत्त करने से किसी एक शब्द को हम ले सकते हैं। उसी प्रकार से अनुकरण, जब हम माँ का अनुकरण करते हैं, पिता का अनुकरण करते हैं, बड़े भाइयों बहनों का अनुकरण करते हैं, चाचाओं, मामाओं, ताइयों, बुआओं का अनुकरण करते हैं, तो धीरे 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 भाषा हमें अनुकरण से प्राप्त होती है। तो परिवार के बाद हम किसका अनुकरण करते हैं? अध्यापक का। चाहे वो प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा। जैसे धीरे धीरे मैंने कहा था कि हम जैसे हिंदी के उच्चारण करने का आप अनुकरण करेंगे तो आपको भी अच्छी हिंदी भाषा आ सकती है, आप भी हिंदी के अच्छे उच्चारण कर सकते हैं। उसके उपरांत भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा में बहुत बड़ी शक्ति है, यानी दुनिया की हर चीज को भाषा के द्वारा ही निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। भाषा में उद्बोधक उत्तेजक भाषण करने पर मृत समाज पुनः प्राणवान हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी के वचनों से अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय लोगों ने सत्याग्रह किए, वैसे ऋग्वेद में भाषा को सर्वगामी शक्ति बताया है। ऋग्वेद जो दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसमें भी भाषा को सर्वगामी शक्ति रूप में प्रयुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, इस विश्व की रचना करने में भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ऐसा भी कहा है। भाषा सर्वव्यापक है, मतलब इस दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में भाषा सार्वजनिक सार्वदेशिक रूप से विद्यमान है। मतलब सुदूर पूर्व के जापान से लेकर के सुदूर पश्चिम के अमेरिका तक भाषा प्रत्येक स्थान पर है। जो लोग संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी होते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है। इसलिए ध्यान रहे कि भाषा सर्वव्यापक होती है। क्योंकि उसके उपरांत अगली विशेषता है भाषा की, वह है भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा एक साधन है, साध्य नहीं। ध्यान रहे, साध्य तो विचार होते हैं, मेरे विचार आप तक पहुंचे, ये साध्य है, लेकिन उसका माध्यम साधन के रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा विराट और विश्वकर्मा है, बहुत बड़ी है भाषा, इस संपूर्ण विश्व को बनाने वाली भाषा है। इसका मतलब यह है कि शतपथ ब्राह्मण में भाषा को विराट कहा है और यजुर्वेद में विश्वकर्मा कहा है। इसका कारण यह है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, विश्व में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, उन सभी का विवरण हम भाषा में आबद्ध कर सकते हैं। ये भाषा की अपनी ताकत है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है, भाषा कभी टूटती नहीं है। मतलब मसलन समझिए, वैदिक संस्कृत भाषा से लेकर के आज हम हिंदी मराठी के काल में आ चुके हैं, तो इस बीच में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें भाषा न हो। अविच्छिन्न परंपरा है भाषा। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा का कोई अंतिम रूप स्थिर नहीं होता। भाषा हमेशा परिवर्तित होती जाती है, बदलती रहती है, चेंजिंग रहती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। ध्यान रहे, पहले भाषा सूक्ष्म स्थूल थी, अब वो धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जा रही है। अर्थात मानव जब आदिम व्यवस्था में रहता था, आदिम व्यवस्था में रहता था, बिना नगरों के, बिना संसाधनों के रहता था, तब भाषा का जन्म स्थूल कार्यों के लिए हुआ। अब वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कार्यों के लिए भी प्रयुक्त हो रही है, और आज भाषा प्रौढ़ परिपक्व रूप में हमारे सम्मुख आती है। अगली विशेषता है भाषा की, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। ध्यान रहे, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो ग्रीक भाषा हो, लैटिन भाषा हो, इतालवी भाषा हो, ब्रिटेन की इंग्लिश भाषा हो, अमेरिका की अलग से इंग्लिश हो, ऑस्ट्रेलिया की अलग इंग्लिश हो, भारत की जितनी भी 22 भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की जो
22-24 भाषाएं रखी गई हैं। संस्कृत, मराठी, हिंदी, असमी, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी, कानड़ी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तुलु, ये जितने भी भाषाएं हैं, उड़िया हो, गुजराती हो, ये जितनी भी भाषाएं हैं, वे सारी भाषाएं, ये कोई उसका अंतिम रूप नहीं होता, ये बदलती रहती हैं। कुछ नया उसमें आ जाता है, कुछ पुराना निकलता जाता है, इसलिए एक परिवर्तनशील भाषा होती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जैसे संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, लेकिन वो हिंदी के रूप में, उसी की पुत्री के रूप में, संस्कृत की पुत्री हिंदी है, वो आसान होते जा रही है। धीरे धीरे ये भाषाएं कठिनता से आसान होते जाती हैं। और ध्यान रहे, जो कठिन उच्चारण होते हैं उनका लघु प्रयत्न लाघव के में छोटे छोटे प्रयास करने से उनका स्वरूप बदलता जाता है। जैसे कृष्ण, ये जिनको कठिन लगता हो, वो उच्चारण सौकर्य के माध्यम से कृष्ण का किसन, किस्नु, किसना अलग अलग प्रकार से उच्चारण बना सकते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनको आसान बना सकते हैं। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक अवस्था की ओर जाती है। मतलब जैसे संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं में सारे विभक्ति प्रत्यय शब्दों से जुड़कर आते थे, हिंदी में वो छुट छुट कर जाते हैं। जैसे रामस्य, ये एक शब्द है, तो हिंदी में राम और का, राम का, ऐसे दो शब्द बन जाएंगे। ये वियोगावस्था है। मतलब भाषा पहले संयुक्तावस्था में थी, संयोगावस्था में थी, धीरे धीरे वह वियोगावस्था में चली जा रही है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी की भौगोलिक सीमा है, कर्नाटक कानड़ी की या कन्नड़ भाषा की सीमा है, तमिलनाडु तमिल भाषा की सीमा है, केरल मलयालम भाषा की सीमा है, बंगाल बंगाली भाषा की सीमा है, गुजरात गुजराती भाषा की सीमा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा का अपना बोलने वाला वर्ग और अपनी एक भूमि की सीमा अवश्य होती है। भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। जैसे संस्कृत अमुक काल तक थी, पाली अमुक से अमुक काल तक आ गई, उसके उपरांत अर्धमागधी अमुक से अमुक काल तक आ गई, उसके उपरांत अपभ्रंश भाषाएं आई, और उसके उपरांत आधुनिक आर्य भाषाएं मराठी, हिंदी इत्यादि आ गई। ये एक काल सापेक्ष ऐतिहासिक क्रम के अनुसार आती हैं। उसके उपरांत ध्यान रहे कि भाषा का स्वरूप वाक्य आता है, पद नहीं। पद क्या होता है? विभक्ति प्रत्ययों से जुड़ा हुआ शब्द पद कहलाता है, और इन अनेक पदों के मिश्रण से एक वाक्य होता है। इसलिए बोलचाल में की भाषा में हो या भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हो, कैसे भी हो, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि शब्द या पद भाषा का स्वरूप नहीं होते, अपितु वाक्य होते हैं। वाक्य भी क्या है? पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाले शब्द समुदाय को वाक्य कहा जाता है। तो जहां पूर्ण अर्थ हो वहां वाक्य। कभी कभी ये वाक्य छोटा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर का भेद होता है, ध्यान रखिए। मनुष्य अगर एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में मनुष्य के विभिन्न स्तर होते हैं, और इन स्तरों के अनुसार भी भाषा होती है। जैसे मजदूर समाज का एक वर्ग है, तो मजदूरों के वर्ग की जो भाषा होगी वो मजदूरों के स्तर की होगी। वह किसी विद्वान जैसी भाषा न कहेगा, या कोई विद्वान है वो मजदूर या रिक्शे वाले, टैक्सी वाले जैसी भाषा नहीं कहेगा। उसका अपना एक अलग स्तर होता है, सामाजिक स्तर होता है। मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ, जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जिस शब्द समुदाय का प्रयोग कर रहा हूँ, जिन शब्द स्रोतों का प्रयोग कर रहा हूँ, वो एक अध्यापक के रूप में एक विशिष्ट होंगे, वह मजदूर नहीं कर पाएगा। उसके उपरांत देखिए कि भाषा का स्थिरीकरण और मानकीकरण होता रहता है।
भाषा का स्थिरीकरण और मानकीकरण होता रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब बोली भाषा से लेकर के वो मानक भाषा बनती रहती है। मतलब बोलते समय हम नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन लिखते समय नियमों का पालन करते हैं। तो लिखते समय भाषा की मानकता, स्टैंडर्डाइजेशन होता रहता है। तो देखिए, मराठी में जिसे उपयोजित मराठी कहा जाता है, हिंदी में जिसे मानक हिंदी कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है, ऐसे प्रत्येक भाषा का स्तरीकरण होता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा की ये विशेषताएं हैं। कल गुरुवार है, कल फिर हम इसी समय मिलेंगे और इसकी पीपीटी या पीडीएफ अगले हफ्ते आपको प्रदान की जाएगी। समय समाप्त हुआ। धन्यवाद।